नमस्कार, मैं हरिकिशन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खरवाड़ा मैकेनिक्स के ई लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यास्थ वस्तु के प्रकार, विकृति और प्रतिबल क्या है, किसे कहते हैं, इनकी परिभाषाएं वगैरह क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, वस्तु के प्रकार, वस्तु की प्रकार। ठीक है, वस्तु की प्रकार, विकृति और प्रतिबल। ठीक है, वस्तु के प्रकार, विकृति और प्रतिबल। वस्तु के प्रकार में हम लोग ये जानेंगे कि इसको हम लोग क्लासिफाई किस प्रकार से, किस आधार पे करेंगे। हमारे आधार सिर्फ एक ही है। ठीक है, और वो आधार हम लोग इस प्रकार से जानते हैं जैसे हमारे पास कोई वस्तु है। ठीक है, और ये जो वस्तु के प्रकार है, ये वस्तु के प्रकार, इसका वर्णन करने का आधार हमारे पास जो है वो प्रत्यास्थ है। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। तो जो हमारा प्रत्यास्थ है वो क्या है, सबसे पहले हमको इसको जानना जरूरी है कि प्रत्यास्थ इलास्टिसिटी क्या है। जैसे हमारे पास कोई वस्तु है, ठीक है, हमारे पास कोई वस्तु है, तो ये वस्तु हम लोग ऐसी वस्तु के बारे में अभी जो वर्णन कर रहे हैं वो ऐसी वस्तु है जिसमें कोई आकार है। ठीक है, अर्थात वो वस्तु ठोस है, और ठोस वस्तु का ही यहाँ पे प्रकार का वर्णन करें। ठीक है, ठोस वस्तु की प्रकार। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई ठोस वस्तु है तो हम जानते हैं कि ठोस वस्तु छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी होती है, इस वस्तु की अणु है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस वस्तु के इस भाग को हम लोग दृढ़ता से कस देते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, दृढ़ता से कस देते हैं और यहाँ से हम लोग इसको पकड़ के खींचते हैं। ठीक, इस पे हुक लगा के इसको हमने खींच दिया। खींचने में क्या होता है कि इस पे एक ऐसे बाह्य बल, खींचने का मतलब बाह्य बल आरोपित कर दिया हमने इस पे। तो इसके जो अणु है, वस्तु ठोस अवस्था में क्यों है, क्योंकि वस्तु के जो अणु है वो आपस में एक दूसरे को इस प्रकार से आकर्षण बल से जुड़े हुए रहते हैं कि वो वस्तु का आकार बदलने नहीं देते। ठीक है, दृढ़ता से एक दूसरे से बंधे रहते हैं परस्पर आकर्षण बल के कारण। जैसे ही हम लोग वस्तु खींचते हैं, सपोज तो हमारे पास में ये दो अणु हैं और ये दृढ़ता से ऐसे पास पास है। ठीक है, अब जैसे ही हमने इस वस्तु को खींचा और इसमें सभी अणुओं के बीच में क्या हुआ, दूरियां बढ़ेगी। दूरियां बढ़ने से क्या होता है, उसके अणु के मध्य एक ऐसा बल उत्पन्न होता है, प्रतिक्रियात्मक बल उत्पन्न होता है, जो वस्तु को ऐसे खींचने पर खींचने का विरोध करता है। ठीक है, जैसे हमने इसको खींचा और ये पोजीशन है और सेकंड पोजीशन इसकी ये होगी। ठीक है, और क्या होगा, जैसे इसको खींचा तो इस अणु को ये अणु इधर आकर्षित करेगा और ये इस अणु को ये अणु इधर आकर्षित करेगा। परस्पर आकर्षण बल जो इनके बीच में है वो इस वस्तु को खींचने का विरोध करती है। हालांकि वस्तु की लंबाई बढ़ जाएगी। ठीक है, लंबाई हल्की सी, जितना हमने इसको खींचा उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, लेकिन इस खिंचाव के कारण एक आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल उत्पन्न होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही इस वस्तु को छोड़ते हैं तो वापस क्या होगा, इस आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल के कारण, चूंकि अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जिसके कारण सेप भी रहती है, लेकिन हमने इसको इतना हल्का सा खींचा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अंदर आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल उत्पन्न होता है जो इसका आकार बदलने का विरोध करता है। जैसे ही हम लोग इसको छोड़ते हैं, ये आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल इन दोनों को
वापस पासवर्ड लाके पूरी पोजीशन में ला देते हैं, ठीक है। ये हुई बात, ये समझने के लिए था। अब हम लोग देखने सीखते हैं वस्तु के प्रकार में ऐसी वस्तु जिसको खींचने पर उसके जो आकार है वास्तव में पहले जैसे आकार था, खींचने के बाद वस्तु को खींच के पहले में खींचा और उसको छोड़ दिया उसको, ठीक है। तो खींच के जो बाह्य बल आरोपित करने के पश्चात उस बाह्य बल को हटाने पर अगर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है तो ऐसी वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ वस्तु, ठीक है। और वस्तु का जो गुण होता है इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ। जैसे मेरे पास ये चौक है, इस चौक के जो अणु है क्योंकि परस्पर इस प्रकार आकर्षण बल से एक दूसरे से बंधे रहते हैं कि ये इसका जो शेप है उसको एक निश्चित अवस्था में रखते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको धड़ करके इसको यहाँ से ऐसे खींचूं, देखो खींचा है, हालांकि हो सकता हल्का सा खिंचाव होता है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इस खिंचाव के कारण इसमें एक आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल उत्पन्न होता है जो इसको वापस अपनी पूर्व अवस्था में लाने की कोशिश करता है। जैसे ही मैं इस बल को छोड़ता हूँ तो ये वस्तु अपनी पहले जैसी अवस्था में आ जाती है, ठीक है। अगर आ जाती है तो इस वस्तु को क्या कहेंगे, वो प्रत्यास्थ वस्तु को हम लोग प्रत्यास्थ कहेंगे। और वस्तु का जो गुण है, वस्तु का कौन सा गुण कि वस्तु पर बाह्य बल आरोपित करने पर उसके आकार, आयतन या किसी फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर परिवर्तन होता है और फिर हम लोग बाह्य बल हटाते हैं और फिर वस्तु वापस पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है, अर्थात उसका आयतन पहले जितना हो जाता है या उसकी लंबाई पहले जितनी हो जाती है या कहीं इसका क्षेत्रफल या इसकी लंबाई जो खींचने पे हुई थी वो वापस पहले पूर्व अवस्था में आ जाती है खींचने से पहले। तो वस्तु का ये जो गुण है, यही गुण क्या कहलाता है, वस्तु का ये गुण कहलाता है हमारा प्रत्यास्थता कहलाता है, ठीक है। और ऐसी वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक वस्तु बोलते हैं, ठीक है, प्रत्यास्थ वस्तु बोलते हैं। तो वस्तु का एक प्रकार कौन सा हो गया, एक प्रकार हो गया हमारा प्रत्यास्थ वस्तु। प्रत्यास्थ वस्तु, प्रत्यास्थ वस्तु क्या करेगी, ये बाह्य बल हटाने पर पूर्व अवस्था में आ जाती है। क्या क्या होगा, अगर इस पे हम लोग बाह्य बल हटा दें तो ये क्या होती है, अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है, जैसे पहले थी वैसे ही हो जाती है, ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल, हमारे पास अगर रबर होता है तो हम लोग रबर को यहाँ से पकड़ के ऐसे खींचेंगे तो रबर की लंबाई बढ़ जाएगी, फिर जैसे हम लोग छोड़ेंगे उसको वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। तो सेम है कि ऐसी वस्तु हम लोग क्या करेंगे, प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। और ऐसी वस्तु इस पे बाह्य बल आरोपित करने पर ये क्या होती है, इनका जो आकार, लंबाई या जो भी है फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, उनमें परिवर्तन होता है और बाह्य बल हटाने के पश्चात वापस उनकी जो पूर्व अवस्था थी उस अवस्था में चले जाते हैं, ठीक है। अगर वस्तु ऐसी हो कि हमने बाह्य बल आरोपित किया, ठीक है, बाह्य बल आरोपित किया और आरोपित करने के पश्चात की इस अवस्था में आ गई, और फिर उसके पश्चात अगर हम लोग बाह्य बल हटा लें, ठीक है, बाह्य बल हटा लें और बाह्य बल हटाने के पश्चात उसमें कुछ विकृति शेष रहेगी, ठीक है। बाह्य बल आरोपित करने पर इसकी जो आकार, लंबाई, आयतन, क्षेत्रफल आदि में परिवर्तन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विकृति होगी, वस्तु विकृत हो जाती है, ठीक है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है। अब हम लोग दूसरे प्रकार की बात करते हैं प्रत्यास्थता के अलावा कि अगर वस्तु को खींचने पे उसकी लंबाई या आकार, आयतन या क्षेत्रफल आदि में परिवर्तन होता है और फिर अगर हम लोग उस बाह्य बल को हटा दें जो उसको खिंचाव का कारण है, हटाने पर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में आने की कोशिश तो करती है लेकिन पूर्णतः पूर्व अवस्था में नहीं आती है, ठीक है, कुछ उसमें विकृति शेष रह जाती है। तो ऐसी वस्तु को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लास्टिक वस्तु बोलते हैं। कैसी वस्तु बोलती है, प्लास्टिक वस्तु, ठीक है। इसके अलावा एक और जो वस्तु का प्रकार है, ये सिर्फ प्रत्यास्थता के गुण के आधार पर, ठीक है, वस्तु का जो वर्गीकरण हमने किया है किस गुण के आधार पर किया, प्रत्यास्थता के गुण के आधार पर। एक और प्रकार होता है कि
ऐसी भी वस्तु वो सोच सकती है कि हम लोग उस पर कोई भाई बल आरोपित करेंगे और उसके आकार आयतन या क्षेत्रफल आदि जो फिजिकल प्रॉपर्टी उनमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो, अर्थात उनके अणु आपस में इस प्रकार से तभी सघन आकर्षण बल से एक दूसरे से जुड़े होते हैं कि उनको अगर हम लोग उनके बीच की दूरी को हम लोग बाह्य बल लगा के परिवर्तित नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसी वस्तु को हम लोग दृढ़ वस्तु कहेंगे। क्या कहेंगे? दृढ़ वस्तु। रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी कहेंगे। जैसे हमारे पास में कोई धातु है, जैसे स्टील है, ठीक है, तो उस वस्तु को हम लोग अगर इसे फॉर एग्जाम्पल एक चौक है, अगर हम इसको दबाए तो हमको देखो इसमें कोई विजिबल परिवर्तन नहीं दिख रहा है, ना ही हम इसको खींच के इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ज़्यादा बल लगा तो टूट सकती है, ज़्यादा जोर से खींचेंगे तो भी टूट सकती है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा हम लोग इसमें इसकी जो लंबाई है या इसके क्षेत्रफल है उसमें ज़्यादा हल्का सा बल आरोपित करके हम लोग इसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते, तो इसमें उस बल के लिए ये वस्तु क्या होगी, दृढ़ वस्तु होती है। उसी प्रकार से जैसे ये टेबल है, ये लोहे से बनी हुई है, ठीक है, अगर हम लोग जितना ये बल सहन कर सकते हैं उतना बल इस पे आरोपित करें तो इसके आकार आयतन और लंबाई वगैरह में परिवर्तन नहीं होगा, तो इस बल की उस रेंज के लिए वो वस्तु दृढ़ वस्तु कहलाती है। लेकिन अब ये तो हमारे पास वस्तु के 3 प्रकार हुए, ठीक है, अर्थात दृढ़ वस्तु में जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है या प्रत्यास्थता का जो गुण होता है, अर्थात वस्तु में प्रतिक्रियात्मक बल होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हम लोग उसमें अगर उसकी शेप में आकार आयतन लंबाई वगैरह में परिवर्तन करना चाहें तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ठोस वस्तु के प्रकार होगी। प्रत्यास्थ वस्तु होगी ऐसी वस्तु जिन पर बाह्य बल आरोपित करने के बाद अगर हम लोग बाह्य बल हटाएं तो वो वापस अपनी अवस्था में आ जा सकती है, ऐसी वस्तु प्रत्यास्थ वस्तु कहलाती है। प्लास्टिक वस्तु क्या होती है, वो ऐसी वस्तु जिन पर बाह्य बल आरोपित करते हैं तो विकृत हो जाती है, लेकिन बाह्य बल हटाने के पश्चात वो अपनी पूर्व अवस्था में तो आती है लेकिन उसमें कुछ विकृति शेष रह जाती है, तो उसको हम लोग प्लास्टिक वस्तु कहते हैं। और दृढ़ वस्तु क्या होती है, दृढ़ वस्तु में जो प्रत्यास्थता का गुण इतना प्रत्यास्थता का गुण इस प्रकार से होता है कि अगर हम लोग उसके बाह्य बल आरोपित करें तो उनकी जो अणुओं के बीच की दूरी है उसको हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, अतः उसमें इतना स्ट्रॉन्ग प्रतिक्रियात्मक बल उत्पन्न होता है कि वस्तु के आकार आयतन क्षेत्रफल इत्यादि में हम लोग बाह्य बल आरोपित करके कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, तो ऐसी वस्तु हम लोग दृढ़ वस्तु कहते हैं, ठीक है। मैकेनिक्स में हम लोग रिजिड बॉडी के बारे में काफी अध्ययन करते हैं, अलग चैप्टर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे ठोस वस्तु का वर्गीकरण हो गया 3 प्रकार की। अब हम लोग देखते हैं कि प्रकृति में कोई भी वस्तु पूर्णतः प्रत्यास्थ भी नहीं होती है, पूर्णतः प्लास्टिक भी नहीं होती है और पूर्णतः दृढ़ भी नहीं होती है, अर्थात हम लोग अगर एक बल की सीमा से बाहर जाएंगे, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि हम इस पे इतना बल आरोपित किया, इसको मैंने प्रेस किया, ठीक है, तो इसकी आयतन लंबाई आकार वगैरह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन मैं और भी ज्यादा जोर से इस पे प्रेस करूंगा तो इसमें परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। अर्थात बल की एक निश्चित सीमा के लिए ये क्या है, ये दृढ़ है, ठीक है, खींचा नहीं टूटा, लेकिन मैं और भी ज्यादा बल लगाता हूँ तो ये टूट जाएगा, ठीक है। तो उस बल की सीमा तक जहां तक ये नहीं टूटता है ये दृढ़ रहता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो दृढ़ वस्तु है या प्लास्टिक वस्तु है या जो प्रत्यास्थ वस्तु है वो एक रेंज तक की बल की निश्चित सीमा तक ही रहती है, उसके बाद में नहीं रहती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकृति में ऐसे कोई भी वस्तु नहीं है जो पूर्णतः प्रत्यास्थ हो, पूर्णतः प्लास्टिक हो या पूर्णतः दृढ़ हो, नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे ठोस वस्तु के प्रकार के बारे में हमने वर्णन किया, किस आधार पे, प्रत्यास्थता के आधार पे। अब हम लोग क्या करेंगे, विकृति के बारे में अध्ययन करेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, विकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो विकृति के बारे में हमने ठोस वस्तु को वर्गीकरण कर दिया, क्या करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, विकृति का अध्ययन करेंगे, ठीक है।
क्या है, विकृति परिभाषा सेम ही है। जैसे मैंने कहा कि किसी दृढ़ आधार से ये वस्तु बंधी हुई है, ठीक है। हमारे पास कोई लंबाई का बेलन वगैरह है या फिर छड़ वगैरह है, तो दृढ़ आधार से लटकी हुई है। अब हम इस पे क्या है, एक हुक है यहाँ पे, ठीक है। हमने एक हुक और लगाया और इसको नीचे की ओर खींचा, ठीक है, खींचा, ठीक है। खींचने में क्या होगा, इसकी लंबाई में यहाँ तक वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, इतनी वृद्धि हुई इसकी लंबाई। सपोज इसकी लंबाई पहले से एल थी, ठीक है, और ये लंबाई इसमें एक्स्ट्रा आ गई जो एल है, ओके। तो विकृति की डेफिनेशन ये है कि इस वस्तु का जैसे आकार, आयतन वगैरह आप परिवर्तन करने का हो सकता है हमारा अलग अलग बातें हो, कि हम लोग चाहे इसके आयतन में परिवर्तन करें या क्षेत्रफल में परिवर्तन करें या लंबाई में परिवर्तन करें, ठीक है। तो बाह्य बल लगाने पर वस्तु के ये गुण है आयतन, आकार, लंबाई, ठीक है, या आकार है या आकृति है, उनमें यदि परिवर्तन होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिवर्तन को हम कहते हैं कि वस्तु विकृत हो गई है, जो वास्तविक शेप में थी वैसे हो गई। जैसे अभी मेरे पास ये चौक था, इसको मैंने, इसमें काफी लंबाई थी, जैसे ही मैंने इसको खींचा तो टूट गई, ठीक है। तो वस्तु उसका आकार बदल गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में एक कागज का टुकड़ा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पे एक बाह्य बल आरोपित करता हूँ, तो इसका शेप देखोगे मोड़ दिया, तो ये इसमें इसका जो आकार है वो बदल गया। तो हम लोग कहेंगे कि इसके अंदर विकृति आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि इसकी जो पूर्व अवस्था थी उस अवस्था से कुछ भिन्न अवस्था है इसकी, ठीक है। तो बाह्य बल लगा करके वस्तु के आकार अत्यधिक में परिवर्तन करने को क्या कहते हैं, वस्तु को विकृत करना कहते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो विकृति है उसके कितने प्रकार है, किस प्रकार से ये डिफाइन है। तो सबसे पहले हम लोग जो विकृति का अध्ययन करेंगे वो है अनुदैर्घ्य विकृति, ठीक है। इसको बोलते हैं लोग लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेंथ, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेंथ। ये क्या होता है, वस्तु की अगर लंबाई में हम लोग परिवर्तन करके बाह्य बल लगा करके लंबाई में अगर परिवर्तन कर दे तो उसके फलस्वरूप जो विकृति उत्पन्न होती है उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास में ये वस्तु है, हमने यहाँ पे बल लगाया, ये एल लंबाई की थी पहले और इसकी लंबाई में वृद्धि कितनी होगी, एल, ठीक है। तो ये जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होती है वो क्या होगी, हमारी वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर उसकी एकांक लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ, ठीक है, कितना परिवर्तन हुआ, टोटल परिवर्तन हमारे लिए एल है, ठीक है। तो इस एल लंबाई में कितना परिवर्तन आएगा, तो ये हमारी हो जाएगी एल डिवाइडेड बाय स्मॉल एल डिवाइडेड बाय कैपिटल एल, ठीक है। जितना हमारा परिवर्तन हुआ उसमें हम कुल लंबाई का भाग लगाएंगे, तो ये हमारी अनुदैर्घ्य विकृति आ गई, ठीक है। उसी प्रकार से हमारे होते हैं आयतन विकृति, ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेन। अगर जैसे हमारे पास में कोई वस्तु है, जैसे हमारे पास में बॉक्स है, ठीक है, ये घन है हमारे पास, हम लोग चारों तरफ से इस पे क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग पानी के अंदर डाल देते हैं और प्रेशर बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें चारों ओर से बल लगेगा, ठीक है, चारों ओर से समान रूप से बल लगेगा, ठीक है। या फिर हम लोग किसी ऐसे पात्र में इसको डाल देते हैं और उसको वैक्यूम कर देते हैं, तो उस पर क्या है, बाहर की ओर बल लगेगा, तो इसका शेप बढ़ जाएगा, ठीक है। इस स्थिति में क्या है, इस पे बाहरी ओर से बल लगेगा तो इसमें संकुचन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये भुजा है, इसकी लंबाई घट जाएगी, इस भुजा की लंबाई घट जाएगी, इसकी भी घट जाएगी, इसकी भी घटेगी, ठीक है, सबकी लंबाई घट जाएगी, यहाँ पे ये घट जाएगा,
इसका आकार भी घट जाएगा, ठीक। तो ये क्या है, संकुचित हो जाएगा। तो आयतन विकृति क्या होगी, वस्तु की आयतन में, एकांक आयतन में कितना परिवर्तन होगा, ठीक। हमने बाह्य बल F लगाया, बाह्य किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर उसकी एकांक आयतन में कितना परिवर्तन होता है। जैसे इसके आयतन में परिवर्तन v है और ओरिजिनल आयतन कितना है v, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि वस्तु की आयतन में कितना परिवर्तन हुआ है, उसमें कुल आयतन का पूर्व में जो आयतन है उसका भाग लगाने के जो अनुपात आता है वो हमारे होते हैं आयतन, ठीक है। यहाँ पे देखो खींचने में वस्तु की कुल लंबाई कितनी होगी, L प्लस स्मॉल l। तो लंबाई में कितना परिवर्तन आया, L प्लस स्मॉल l माइनस पूर्व में कितनी लंबाई थी इसकी, कैपिटल L। तो जो परिवर्तन आया वो हमारे पास L होगा, ठीक है। आप डायरेक्ट कह सकते हैं वस्तु की कितनी लंबाई में कितनी और लंबी हो गई है, वही इसकी लंबाई में परिवर्तन आया, ठीक है। उसी प्रकार से आयतन होता है कि पहले से कुछ वस्तु का आयतन, ठीक है, वस्तु का आयतन इतना था, प्रेस करने के पश्चात ये इतना हो गया, इतना सा हो गया, ठीक है। दबाए तो ये इतना सा हो गया। देखो पहले इसका आयतन भी था, अब इसका आयतन कितना हो गया, इसका आयतन हो गया इसका आयतन हो गया v, जैसे ये v प्लस स्मॉल v, ठीक है, दिस इज v प्लस स्मॉल v, कैपिटल V प्लस स्मॉल v, ठीक है। और ये कैपिटल V है, ये पहले का आयतन है, ये बाद का आयतन है। तो आयतन में कितना परिवर्तन हो गया, इसमें से इसको हम लोग घटा देंगे तो हमारे पास, अर्थात इसको हम लोग ने प्रेस किया तो इसका आयतन v से कम हो गया, ठीक। तो हमारा परिवर्तन आएगा वो यही आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या नेगेटिव है तो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो ये हमारी आयतन होगी। उसके अलावा एक और है अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति में क्या है, वस्तु के आकार में परिवर्तन को हम लोग अपरूपण विकृति के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास में कोई वस्तु है, जैसे इस प्रकार से है कोई वस्तु, ठीक है, इस कोई घन है हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी इस सतह पे ऐसे ऊपर की तरफ धक्का मारते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास में ये भी घन है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसकी इस ऊपरी सतह पे धक्का मारेंगे, ठीक है। ऐसे धक्का मारेंगे तो क्या होगा, इसका न तो आयतन परिवर्तित होगा, न ही इसका क्षेत्रफल परिवर्तन होता है, ना ही कोई इसकी लंबाई परिवर्तन होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे धक्का मारा मैंने, देखो ये अगला तिरछा हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे इस प्रकार की विकृति को हम लोग क्या कहते हैं, अपरूपण विकृति कहते हैं, जिसमें न तो वस्तु का आयतन परिवर्तन होता है, ना ही उसकी लंबाई परिवर्तन होती है, ना ही किसी भाग का क्षेत्रफल परिवर्तन होता है। तो क्या परिवर्तित हो गया, उसका जो परिवर्तित हो गया, जो विकृति आ गई उसमें, उसके आकार में विकृति आ गई है, ठीक है। तो उसको हम लोग किस प्रकार से निर्णय करेंगे, उसको देखो, जैसे मैंने इसको धक्का मारा, ये भाग हल्का सा ऐसे हो गया, इधर चला जाएगा ये भाग हल्का सा, और ये भाग भी इधर आ जाएगा हल्का सा, ठीक है। तो ये जो थीटा है, ये थीटा ही हमारे क्या है, अपरूपण विकृति को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपरूपण विकृति को। जैसे हमारे इस घन की भुजा की लंबाई से a हो, ठीक है, इसकी भुजा की लंबाई क्या है, सारी भुजाएं a आकर के, और ये यहाँ से यहाँ x आ जाता है। तो ये जो थीटा होगा कितना होगा हमारा, tan थीटा, जो कि बहुत स्मॉल है, दैट इज थीटा इक्वल टू x/a, ठीक है। ये हमारी, तो ये x है तो x/a इज tan थीटा, ठीक है। तो ये x/a दैट इज थीटा, दैट इज x/a हमारी क्या होगी, अपरूपण विकृति होगी। तो ये हमारी विकृति के प्रकार होगी कि कितने प्रकार की विकृति होती है, 3 प्रकार की है, अनुदैर्ध्य, आयतन और अपरूपण। उसके पश्चात हम लोग एक और बात के बारे में अध्ययन करते हैं, प्रतिबल के बारे में। किसके बारे में, प्रतिबल।
प्रतिबल को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रेस कहते हैं। प्रतिबल दैट इज स्ट्रेस। जैसे हमने यहाँ पे एक बल F लगा के वस्तु को नीचे की ओर खींचा, या फिर हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे बल F लगा के उस पे वस्तु को प्रेशराइज किया, ठीक है। तो क्या होगा, वस्तु की यहाँ पे लंबाई में परिवर्तन होगा। ओके, यहाँ पे वस्तु जो है उसकी जो अणु है, ठीक है, जैसे अणु है, बहुत सारे अणु पास है। इनिशियली जैसे हम लोग वस्तु को बल F लगा के खींचेंगे तो क्या होगा, ये अणु थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है, इसके अणु दूर दूर हो जाएंगे। और चूंकि अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो जैसे ही वस्तु को खींचते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, एक प्रतिक्रियात्मक बल उत्पन्न होता है। ये प्रतिक्रियात्मक बल वस्तु के अणु को दूर जाने का विरोध करता है, या यूं कहें कि वस्तु को खींचने का विरोध करता है, ठीक है। हालांकि हम लोग ज्यादा जोर से खींचेंगे तो खींच जाएगी, लेकिन फिर भी ये अपना कार्य करते रहेंगे जब तक कि दूर दूर नहीं होते, बिल्कुल दूर दूर। ये वस्तु जैसे मेरा भी ये चौक टूट गया था, जब तक ये टूटा नहीं था तब तक इसके अणु एक दूसरे को विपरीत दिशा में इस प्रकार से आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल लगा रहे थे कि मेरे खींचने का विरोध कर रहे थे। लेकिन इतना विरोध किया उन्होंने कि एक सीमा के बाद जाके वो चौक के दो टुकड़े हो गए, ठीक है। तो क्या है कि तब तक एक दूसरे को आकर्षित प्रतिक्रियात्मक बल के रूप में आकर्षित करते हैं, तब तक कि बाह्य बल से ये अलग नहीं होते। उस सीमा तक जब तक ये टूट नहीं जाती वस्तु, उस सीमा तक इस प्रतिक्रियात्मक बल क्या होता है, जैसे हमने इसमें 1 न्यूटन बल लगाया तो ये उसी प्रकार से एडजस्ट करते हैं, अंदर से प्रतिक्रियात्मक बल लगते हैं। 1 न्यूटन बल प्रतिक्रियात्मक बल के रूप में उत्पन्न करते हैं और वस्तु को साम्यावस्था में रहती है, टूटती नहीं है। फिर हम लोग बढ़ाते हैं बल, उसी प्रकार से प्रतिक्रियात्मक बल बढ़ता रहता है। तो हम लोग कहेंगे कि जो प्रतिक्रियात्मक बल है वो इस बल के बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो हमारा जो प्रतिबल क्या होगा, प्रतिबल होगा हमारा, प्रतिबल होता है हमारा प्रतिक्रियात्मक बल, प्रतिक्रियात्मक बल डिवाइडेड बाय जिस क्षेत्रफल पर इसको आरोपित किया गया, ठीक है। या हम लोग चूंकि प्रतिक्रियात्मक बल इस बल के बराबर है F, और जैसे इसका कार्य क्षेत्रफल E होती है, E वाला, तो हमारा ये होता है F डिवाइडेड बाय E, ठीक है। या कहेंगे बाह्य बल डिवाइडेड बाय कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र क्या है, क्षेत्र इस पे आरोपित किया गया है। अगर यहाँ पे होता तो हमारे पूरा एक बाहरी एरिया आता है इसका, ठीक है। तो प्रतिबल क्या हो गया कि एकांक क्षेत्रफल पर वस्तु द्वारा कितना प्रतिक्रियात्मक बल उत्पन्न किया गया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि एकांक क्षेत्रफल पर कितना प्रतिक्रियात्मक बल उत्पन्न किया गया वस्तु द्वारा, या यूं कहें कि हमने जो बाह्य बल आरोपित किया है वो एकांक क्षेत्रफल पर कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, दैट इज प्रतिबल। तो हमारा जो प्रतिबल होता है उसकी जो विमा होती है बल से इतनी कम होती है, स्क्वायर कम होती है, ठीक है। जैसे बल की विमा हमारी m1 L1 T-2T, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी L2 दैट इज m1 L-1 T-2, ये इसकी विमा होगी। या हम लोग कहेंगे जो हमारा प्रतिबल है उसकी विमा कितनी होती है, दाब के बराबर होती है। इसकी जो विमा होती है दाब के बराबर, ठीक है। तो जो प्रतिबल है ये अनडायरेक्ट के लिए है, ये वॉल्यूम के लिए है, वैसे अपरूपण के लिए अलग अलग प्रकार के नाम होते हैं। तो ये हमारा लेक्चर समाप्त हुआ कि वस्तु के प्रकार क्या है, विकृति क्या है, प्रतिबल क्या है। देखने के लिए शुक्रिया।